अब चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बड़ी खबर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्विटर पर फोटो ट्वीट कर साधा निशाना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना है। ट्विटर पर एक फोटो ट्वीट करके निशाना साधा है। केशव मौर्य ने अखबार की कटिंग पोस्ट की। अखबार में मुलायम सिंह को बताया था आईएसआई एजेंट और यशवंत सिन्हा ने मुलायम को आईएसआई एजेंट बताया था। ये ट्विटर पर ये फोटो ट्वीट की केशव प्रसाद मौर्य ने और फिर निशाना साधा अखिलेश यादव पर। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया है, अखबार की कटिंग को पोस्ट किया और ये कटिंग भी आपको हम दिखा रहे हैं। अखबार में मुलायम सिंह को आईएसआई एजेंट बताया था और यशवंत सिन्हा ने मुलायम को आईएसआई एजेंट बताया था। यशवंत सिन्हा अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव का समर्थन है और ये ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। ये ट्वीट किया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसी पर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये जो ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, इस ट्वीट में है क्या, पूरा कंटेंट क्या है, जरा बताएं। देखिए, एक जमाने की बात है जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुआ कर यशवंत सिन्हा और मुलायम सिंह यादव विपक्ष के नेता। तो यशवंत सिन्हा ने कहा था कि मुलायम इज आईएसआई एजेंट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट कंफर्म थी। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और जो खुफिया एजेंसीज हैं, जो रिपोर्ट सरकार के पास है, उसके मद्देनजर मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के इस समय संरक्षक हैं और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया वो आईएसआई के एजेंट हैं और ये एक बड़ा आरोप है। और वही यशवंत सिन्हा जो इस तरह की बात मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक, इस समय के संरक्षक, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, उन्हें समाजवादी पार्टी यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति यानी विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सहयोग कर रही है, समर्थन दे रही है। और बात इस कदर उनके समर्थन में आई है कि उनके सहयोगी सुभाषपा का यशवंत सिन्हा के समर्थन के नाम पर विरोध हो गया है, गठबंधन टूटने के कगार पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ अपने सहयोगियों का भी समर्थन दिलवाया है, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, अखिलेश यादव के पिता हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन पर आरोप लगाया था। गंभीर आरोप है। केशव मौर्य ने इसे ट्वीट किया है और ट्वीट करके उपहास उड़ाया है अखिलेश यादव का, कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है, निशाना साधा है कि उस यशवंत सिन्हा को आपने समर्थन दिया, अपने गठबंधन को ताक पर रख दिया। जिस यशवंत सिन्हा ने आपके पिताजी को कहा कि वो आईएसआई के एजेंट हैं, इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस की जानकारी है, ये एक गंभीर आरोप है मुलायम सिंह यादव पर जो यशवंत सिन्हा ने उस समय लगाया था। इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि उस समय यूपी की सियासत गर्मा गई थी। मुलायम सिंह यादव के तरफ से भी उत्तर प्रत्युत्तर दिया गया था। स्वर्गीय अमर सिंह ने मोर्चा संभाला था, मुझे याद है मोर्चा संभाला था अमर सिंह ने और यशवंत सिन्हा पर कटाक्ष किया था, यशवंत सिन्हा को आड़े हाथों लिया था। विपक्ष के बहुत सारे उम्मीदवार, विपक्ष के बहुत सारे ऐसे लोगों ने यशवंत सिन्हा की भर्त्सना की थी, आलोचना की थी कि मुलायम सिंह जैसे जो जमीन के नेता हैं और लोगों के नेता हैं, उनके ऊपर इस तरह के कटाक्ष यशवंत सिन्हा ने किया है। उसकी बड़ी भर्त्सना हुई थी क्योंकि समाजवादी नेता, जमीनी नेता और बहुत ही मजबूत नेता। बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, और ताजा माहौल में ये जो ट्वीट किया गया वो और भी बड़ा और गंभीर हो जाता है। अब इस पर सपा का किस तरीके से रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया है। पूर्वी बांगर क्षेत्र में जोरदार भूस्खलन हुआ और मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क कटा है, ये जानकारी मिल रही है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, कट चुका है। देखिए ये ताजा वीडियो है, लैंडस्लाइड का वीडियो बेहद डराने वाला रुद्रप्रयाग से आपके सामने है। पूर्वी बांगर क्षेत्र में जोरदार भूस्खलन किस तरीके से हुआ है, देखिए लगातार बारिश और बारिश के बाद जो हालात वहां पर बिगड़ रहे हैं उसी की ये तस्वीर आपके सामने है। लगातार भूस्खलन और उसी भूस्खलन की ये ताज़ा तस्वीर है। जिला मुख्यालय से कहा जा रहा है कि इसके बाद कई गांवों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश हो रही है, पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश और बारिश के बाद भूस्खलन का सिलसिला भी लगातार जारी है।
कई गांवों पर खतरा भी है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से अब संपर्क कट चुका है, टूट चुका है, ये कहा जा रहा है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने है, रुद्रप्रयाग से तस्वीर आपके सामने, जहां पर भूस्खलन हुआ। पूर्वी बांगर क्षेत्र का ये बताया जा रहा है पूरा वीडियो, जहां पर बारिश और बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर आसपास लोगों की मौजूदगी भी है, लोगों की आवाज़ें भी आ रही हैं। और लेकिन इस भूस्खलन में कोई हानि नहीं हुई, लोग सुरक्षित है ये कहा जा रहा है। लेकिन हुआ ये कि जिला मुख्यालय से कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट चुका है। और अब खबर कानपुर से है, जहां पीएम मोदी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल कल पीएम जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, जहां कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत होगा। यहां से फिर वो जालौन के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन मौसम खराब होने की आशंका को लेकर सड़क मार्ग के जरिए जाने की भी वैकल्पिक तैयारी की गई है। अगर मौसम ठीक रहता है तो हवाई मार्ग से वो जाएंगे, लेकिन अगर मौसम खराब होगा तो सड़क मार्ग से किस तरीके से वो जाएंगे, क्या रूट होगा, किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी सुरक्षा के लिहाज से भी, इस पर भी वैकल्पिक तैयारी की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। कानपुर में सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। कल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और इसीलिए तैयारियां चल रही हैं कानपुर में। बीती 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में थे, परौख गांव पहुंचे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और उसी दिन कानपुर में नई सड़क में, जहां पर मैं मौजूद हूं, अराजक तत्वों ने हिंसा का नंगा नाच खेला था और जबरदस्त हिंसा हुई थी। उसको लेकर के उसके मद्देनजर काफी इंतजाम किए गए और आपको दिखाएं, सुरक्षा के एक बार फिर से इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने आ रहे हैं और उसको लेकर के ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि इस बार कानपुर का माहौल ना बिगड़े। देखिए, आपको ये तस्वीर भी दिखाएं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, पीएसी हैं, तमाम सुरक्षा बलों के साथ एक बार फिर से उन्हीं संवेदनशील इलाकों में विजिलेंस किया जा रहा है। उन्हीं संवेदनशील इलाकों में एक बार फिर से रूट मार्च किया जा रहा है, ताकि इस बात को एंश्योर किया जाए कि कोई भी अराजक तत्व तो अब कोई अप्रिय घटना ना फैलाए। इस बात की जांच हो रही है। 3 जून को जो हिंसा कानपुर में हुई, उसकी हिंसा की पूरी विस्तृत जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है। आज जुमे का दिन है, इसको लेकर भी एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कानपुर पहुंचेंगे, इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है और जो सुरक्षा बल हैं उनको भी पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है, ताकि कोई अराजक तत्व तो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। पीएम मोदी के जालौन दौरे को लेकर हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे जालौन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज वायुसेना ने उद्घाटन स्थल की सुरक्षा का जायजा लिया और इसके अलावा कैथरी गांव में हर घर पर सुरक्षा बल तैनात है। पीएम मोदी के जालौन दौरे को लेकर सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पीएम खुद पहुंचेंगे, कड़ी सुरक्षा है। जालौन में उद्घाटन स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, छावनी में बदल दिया गया है। कल पीएम मोदी जालौन में उनकी मौजूदगी होगी, जालौन में उपस्थित होंगे, तो किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। जालौन में वायुसेना ने जायजा लिया है किस तरीके से वहां पर अलग अलग हिस्सों में फोर्स की तैनाती होगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर होगी। कानपुर में एक तरफ सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं जालौन में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। वायुसेना ने खुद हेलीकॉप्टर से जायजा लिया है वहां उद्घाटन स्थल का। कल बहुत बड़ा दिन है बुंदेलखंड के लिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं जालौन में, वो भी आप समझ लीजिए, और कानपुर में भी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, बात पीलीभीत की, जहां दावत इस्लामी संगठन को लेकर लगातार रोज एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। शहर के बीचों बीच पिंक सिटी कॉलोनी में पीएम आवास योजना के तहत बने 3 घरों में मदरसा संचालित होने के मामले में डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अल्पसंख्यक विभाग ने दावत इस्लामी संगठन के मदरसों को नोटिस भी जारी किए थे। उदयपुर की घटना के बाद दावत इस्लामी संगठन चर्चा में आया और पीलीभीत के मौलाना जरताब रजा खां और बीजेपी के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने आरोप लगाते हुए शहर में सैकड़ों दुकानों पर रखी दावत इस्लामी संगठन द्वारा गुल्लकों में लिए जा रहे चंदे को पाकिस्तान में फंडिंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद जिला प्रशासन
और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू की और जांच में एक के बाद एक दावत इस्लामी संगठन को लेकर नए खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। दावत इस्लामी संगठन के स्कूल को बीएसएफ विभाग ने नोटिस जारी करते हुए बंद करवा दिया है। वहीं पीलीभीत जिले में आधा दर्जन से अधिक दावत इस्लामी संगठन द्वारा संचालित मदरसों को अल्पसंख्यक अधिकारी केपी सिंह ने नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की है। लगातार एक के बाद एक दावत इस्लामी संगठन को लेकर अब मुसीबतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। फिलहाल दावत इस्लामी संगठन के लोगों से पुलिस और जांच सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर जब एबीपी गंगा ने अधिकारियों से बात की तो जांच का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात शुरू कही है। और ये जो मकान बने हैं ये लाभार्थी रहने वाले जो हैं ये वार्ड नंबर 3 के हैं, डालचंद मोहल्ले के। इनके आवास भी वहीं के एड्रेस पे पास हुए। अब इन्होंने बनाए यहाँ पर हैं जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है, ना मुझे किसी ने इसको अवगत कराया कि मकान तुम्हारे आवास में बन रहे हैं। ये 3 नंबर वार्ड के रहने वाले लोग हैं और मकान इन्होंने ज़मीन लेके यहाँ 3 वार्ड नंबर 5 में बनाए हैं जो मेरे संज्ञान में नहीं है। ये किसने कैसे बने पता ये लगा कि यहाँ पर एक स्कूल चलता था कोई जमात इस्लाम में जमाती वालों का। हाथ से बने नीचे जो किसी और का ये आवाज़ का है, ऊपर वाला जो है ये दूसरे भाई का हिस्सा था, वो कमा रहा था, वो अपने पैसे से बनवाया। 1 महीना चला, उसके बाद में बंद हो गया। ये आपके तीनों रिश्तेदार हैं ना? हाँ। अच्छा, अभी आप यहाँ किराए पे रह रहे हैं? हम नहीं रह रहे हैं किराए पे। हाँ। वो लोग किराए पे रहते थे, आप यहाँ रह रहे हैं। और बड़ी खबर है, ज्ञानवापी विवाद मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म। अब 18 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं कोर्ट रूम के भीतर। अब अगली सुनवाई होनी है 18 जुलाई को। देखिए, आज जो सुनवाई होनी थी, चौथे दिन की सुनवाई खत्म हुई। ज्ञानवापी विवाद मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई खत्म। अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है 18 जुलाई की। 18 जुलाई को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आज भी हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें कोर्ट रूम के भीतर रखी गई हैं, तर्क पेश किए गए हैं, तथ्य बताए गए हैं किस तरीके से ये पूरा मामला सुनने योग्य है। इस पर हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें कोर्ट रूम के भीतर पेश की हैं। अब अगली जो सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनवाई होगी 18 जुलाई को। ये बड़ी खबर, चौथे दिन की सुनवाई आज जिला कोर्ट में संपन्न हो गई है, खत्म हो गई है और अब सुनवाई 18 जुलाई को होगी। ने आर्गुमेंट्स वक्फ एक्ट के ऊपर रखे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 कैसे यहाँ पे कैसे अप्लाई नहीं करता है, और जो वक्फ नंबर 100 जो मुस्लिम समाज ने अपनी एप्लीकेशन फाइल किया है उसमें इस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया वक्फ नंबर 100। वक्फ नंबर 100 होने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, ना कोई गजट फाइल किया, ना कोई नोटिफिकेशन फाइल किया है। कब वक्फ हुआ ये भी नहीं बताया गया है, वो टोटली इलीगल डॉक्यूमेंट है। ये सारी बातें हमने कोर्ट में रखी हैं। वक्फ एक्ट 1995 यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सिविल कोर्ट को इस केस को डिसाइड करने का पूरा अधिकार है। ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। आगे क्या होने वाला है? अब देखिए, हमारी बहस कंक्लूड हो गई है। जो राखी सिंह हैं उनके वकील सोमवार को अपनी बहस करेंगे, फिर मुस्लिम पक्ष हम सबकी बहस का प्रत्युत्तर देगा और फिर इस मामले की इसमें अपना फैसला है। अब ये बात तो कोर्ट ने नहीं कही है, ना उसको मैं कह सकता हूँ, वो तो कोर्ट का विशेषाधिकार है। पर राखी सिंह अपनी बहस मंडे को रखेंगी और उसके बाद मुझे लगता है अगले 2-3 दिन के अंदर कोर्ट अपना फैसला इसमें रिजर्व कर सकती है। तो क्या अभी अब अगले सुनवाई के समय आ गया आपका समय? हमारा समय आ गया। राकेश सिंह की तरफ से जो पक्ष रखा जाएगा उसके लिए मंडे का दिन निश्चित किया गया है। मंडे को हम अपने आर्गुमेंट रखेंगे कोर्ट के सामने। काशी विश्वनाथ एक्ट, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तीनों एक्ट ही मेरे केस को मेंटेनेबल करती है, रिजेक्ट नहीं करती है। मैं कोर्ट के सामने रखूँगा। तो तैयारी पूरी, और अब अगली सुनवाई की जो डेट है वो सोमवार को रखी गई है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो अधिवक्ता सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, आज क्या हुआ कोर्ट में? आज कोर्ट में हम लोग वक्फ एक्ट पर और 1991 वर्शिप एक्ट पर पूरी बातें, कई जजमेंट और कई चीज़ें रखी गई हैं और बहुत मजबूती के साथ रखी गई। आज मैं प्रसन्नता के साथ आपसे कह रहा हूँ कि वह वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनके पास कोई कागजात नहीं है। गुरुदेव हरिशंकर जैन जी द्वारा कुछ कागजात जो उपलब्ध कराए गए इन किन प्रकारेण, उस कागजात में न डेट है, न एरिया है, न कुछ है, सब नील, मात्र 100 अंकित है। ये 91, 30 और 100 क्या है? 100 क्या है ये जानना चाहेंगे हम लोग। संख्या उनका 100 है और एरिया के बारे में लिखा गया मड़ुआडी रूरल एरिया। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, मड़ुआडी शहर नहीं। और दसात समय से 25 किलोमीटर से अधिक पड़ेगा मड़ुआडी, उससे रूरल एरिया कहीं है। वो नाजायज़ हैं
और खारिज होगा, ट्रायल का विषय है, आगे ट्रायल में चलाएगा। आज मतलब अगर जो 2 धड़ा है, एक धड़े की आज पूरी तरह से आज दलीलें रख दी गई। अब सोमवार यानी जो अगली तारीख होगी वो अगली तारीख को बादली नंबर 1 अधिवक्ता द्वारा समय लिया गया, अपना बहस रखेंगे। मेरी समझ से पूरी रूलिंग दे दी गई है। लुलु मॉल लखनऊ में नमाज पढ़ने से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो सामने आया है जो लगातार वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2 युवक मॉल के भीतर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार शाम का बताया जा रहा है। फिलहाल मॉल प्रबंधन की तरफ से इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये दूसरा वीडियो है। हालांकि अभी तक लुलु मॉल प्रबंधन की तरफ से इस वीडियो को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, कोई बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन इस वीडियो के बाद से कई सारे सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। लुलु मॉल में नमाज को लेकर विवाद बढ़ने के बाद गुरुवार की शाम सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है। लुलु मॉल मैनेजमेंट की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है और ये दावा किया गया है कि नमाज पढ़ते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों से उनका कोई भी संबंध नहीं है। वहीं इस पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने लुलु मॉल में सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के नेतृत्व में शाम को 6 बजे सुंदरकांड का पाठ करने की बात कही जा रही है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक पुरानी तस्वीर आपके सामने है, मॉल में नमाज जब पढ़ी गई थी। पहला वीडियो जो यहाँ से बाहर निकला था मॉल परिसर में, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, पुरानी तस्वीर है, जिसके बाद से बहुत बवाल हुआ, कई सारे सवाल खड़े हुए। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर भी वायरल हो रही है, दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं नमाज पढ़ते हुए। हालांकि इन वीडियोस को लेकर ये कहा जा रहा है कि मॉल प्रबंधन ने ये कहा है कि इन वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनका मॉल से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन पुष्टि की जाएगी, ये बात सामने आई थी। लुलु मॉल में नमाज विवाद के बाद प्रशासन ने लगाया हुआ है नोटिस में लिखा कि मॉल परिसर में धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी। मॉल प्रशासन ने मॉल परिसर में जगह जगह नोटिस चस्पा किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। लुलु मॉल में नमाज विवाद के बाद प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है, किसी भी धार्मिक प्रार्थना यहाँ पर नहीं होगी। मॉल परिसर में ये नोटिस में लिखा है। मॉल प्रशासन ने मॉल परिसर में जगह जगह नोटिस चस्पा कर दिए, नोटिस चिपका दिए हैं। मॉल परिसर में किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना नहीं होगी, इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। नोटिस जो चस्पा किया गया है उसमें ये बातें लिखी गई हैं। यूपी की खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको रूबरू करवा दें। उत्तराखंड में विरोधियों को भाजपा का बड़ा झटका है। बड़ी जानकारी, कांग्रेस और बसपा के 44 नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा की ये सेंधमारी है। कांग्रेस और बसपा के 44 नेता भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से खानपुर से चुनाव लड़े सुभाष चौधरी, लक्सर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे। अंतरिक्ष सैनी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस के प्रदेश सचिव मैनपाल सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। और बीएसपी को लेकर भी जानकारी है कि बीएसपी के प्रदेश सचिव योगेश कुमार ने थामा भाजपा का दामन। बीएसपी के हरिद्वार विधानसभा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह समेत 44 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे और सभी को पार्टी में ज्वाइन किया। अगस्त में प्रस्तावित है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी सेंधमारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस और बसपा में दोनों ही दलों से 44 नेता बताए जा रहे हैं जो भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक की मौजूदगी। और ये बहुत बड़ा झटका पंचायत चुनाव से पहले विपक्ष को है, कांग्रेस और बसपा को। हरिद्वार में पंचायत चुनाव, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी सेंधमारी है। कुल 44 नेता हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं। नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स और कुछ बसपा के भी बड़े चेहरे हैं जो भाजपा में शामिल आज हो गए हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।